तो आज हम लोग एक बहुत ही महान ग्रेट लीडर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एक बहुत ही महान फिलोसफर थे, एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे, एक बहुत ही महान राइटर, कवि, साहित्यकार, पेंटर थे, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इनका हम लोग परिचय समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, और फिर इन्होंने अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त की, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन को लेके उनका एम क्या था, उनका गोल क्या था एजुकेशन को लेके, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए। फिर हम लोग जानेंगे कि करिकुलम को लेके वो क्या सोचते थे कि देश का करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 1930 में ऐसा क्या होता है कि 1930 में जब वो जाते हैं रूस, तो वहाँ पर देख के वो चकित हो जाते हैं और यह बात बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंडिया जो है अभी 150 साल पीछे है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और समझेंगे, और आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम में यह बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो सबसे पहले क्या है जन्म, तो इनका जन्म 1861 में हुआ था, 7 मई 1861 में। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के ख्याति प्राप्त सुसभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत परिवार में 1861 में हुआ था। यानी जो इनका फैमिली थी वो बहुत ही क्या थी, समृद्ध फैमिली थी, बहुत ही ख्याति प्राप्त, यानी पूरे बंगाल में उनका नाम था। ठीक है ना, सुशिक्षित यानी वेल एजुकेटेड फैमिली थी इनकी। ठीक है, ये पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थे। किस लिए? अपने इनकी जो परिवार जो थे, इनकी जो परिवार थी वो पूरे बंगाल में प्रसिद्ध थी। क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इनकी जो परिवार के सदस्य थे ना, समृद्ध कला संगीत के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और अपने माता पिता से विद्वता, देशभक्ति, धर्म प्रियता, साधुता आदि गुण इनको उत्तराधिकार में ही मिले। जैसे कैसे एक राजा को अपने उत्तराधिकार में, है ना, सत्ता मिल जाता है, ऐसा आप मानिए समझने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से एजुकेशन का भी होता है कि जिस परिवार के पास, या जो परिवार एक सुशिक्षित है, समृद्ध है, उसके पास, है ना, संगीत है, यानी कोई भी उसके पास कला हो, तो वो कला उसके बच्चों को उत्तराधिकार में मिलती ही है, देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, तो इनके जो पिता थे ना, ये चाहते थे कि इनके जो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर थे वो क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साहित्यकार बने, ठीक है ना, वैज्ञानिक, गायक बने। यानी वो चाहते थे कि मेरा बेटा सब कुछ बने, और ये देखने को मिलता है। और जब आप रविंद्रनाथ टैगोर के आप जीवनी को पढ़िएगा तो इनमें सब क्वालिटी मिलती है। एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी बनते हैं, एक बहुत ही महान दार्शनिक भी बनते हैं, पेंटर भी बनते हैं, ठीक है ना, और समाज सुधारक भी बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वो स्कूल जाते हैं अपने शुरुआती दिनों में, तो स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम था उनको अच्छा नहीं लगता है, और वहाँ के अध्यापक, वहाँ के टीचर का तानाशाह व्यवहार, बिहेवियर उनको पसंद नहीं आता है, इसलिए वो स्कूल जाते ही नहीं है। तो उनके जो बड़े भाई रहते हैं ना, उनके बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर, वो क्या करते हैं कि शिक्षकों की देख रेख में इनकी सारी शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा करवाते हैं। ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी हो गया हो, चाहे इंग्लिश के सब्जेक्ट हो, चाहे वो संगीत, साहित्य, लिटरेचर, कुश्ती, व्यायाम, इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स, इन सभी की शिक्षा प्राप्त कराई जाती है इनको घर में ही, है ना, शिक्षकों की देख रेख में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनका जो परिवार था वो काफ़ी समृद्ध परिवार भी था, तो इतना था कि वो लोग अच्छे एजुकेशन अपने बेटे को दे सकते थे। ठीक है, और इनके जो बड़े भाई वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनका जो परिवार था ना वो सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय कार्य का केंद्र था। यानी हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते थे, उनका मतलब अच्छा खासा ख्याति था। तो इसलिए ये जो चीज़ें हो रही थी ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के मस्तिष्क पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालती थी, और इसका इम्पेक्ट उन पर पड़ा। जब कोई बच्चा जब जिस इन्वायरमेंट में रहता है ना, तो उससे वो बहुत कुछ सीखता है। तो वही चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ हो रहा था कि उनका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा उनको मिला, और एक तो वो कुशाग्र बुद्धि की थे ही, कुशाग्र बुद्धि यानी ब्रिलियंट दिमाग के थे, और ऊपर से उनको अच्छा सब कुछ मिलते गया,
और ऊपर से उनका मेहनत दोनों मिलके उनको एक महान लीडर बना दिया। फिर वो जाते हैं 1869 में इंग्लैंड जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए लंदन। फिर वहाँ से वापस वहाँ भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते और वापस घर वापस लौट आते हैं। ठीक है, और वैसे बहुत कुछ चलते रहता है। उन्होंने फिर गीतांजलि लिखी जिसके चलते उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद जन गण मन जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो भारत का राष्ट्रीय गान है, यानी राष्ट्रगान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की लिखी हुई है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। और इनका जो मृत्यु होता है ना, वो इनका मृत्यु होता है 7 अगस्त, है ना, 7 अगस्त आपका 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हम लोग जानेंगे इनके बारे में कि 1891 से 1941 इनका जन्म से मृत्यु तक के बीच का समय वो क्या क्या सोचे हैं। ठीक है, खैर हम लोग अभी देख लेंगे कि एजुकेशन को लेके, शिक्षा के उद्देश्य को लेके इनका क्या मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, किसी भी एजुकेशन का गोल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले वो मानते थे ना, एम्स ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर व्यक्तित्व का चतुर्मुख, मतलब कि सिंपल सा वर्ड में आप समझिए कि बालक का जन्मजात शक्तियों का विकास करना, यानी बालक में जो जन्मजात शक्तियां है ना, उसको खोज कर, ढूंढ कर उसको क्या करना, विकसित करना। क्योंकि बालक को नहीं पता होता है कि उसमें क्या खासियतें हैं। ठीक है ना, तो उसको विकसित करने की ये बात करते थे। दूसरा क्या है, शिक्षा का कार्य केवल बालकों, यानी कि इनका मानना था कि ऐसा नहीं है कि एक अच्छा क्लर्क बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, ठीक है ना, साइंटिस्ट बना दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये ही सिर्फ बना देना ही काफ़ी नहीं है। आपको एक ऐसा क्लर्क बनाना पड़ेगा जिसमें मानवता के गुण हो, जो मनुष्य के भावनाओं को समझ सके। आज ये कमी है देश में, तभी तो इतना करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, आए दिनों आपको पढ़ने को मिल जाती है न्यूज खबर। ठीक है ना, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, यानी कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में विकसित कर सके। वैसे शिक्षा का उद्देश्य उनको, वो मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब मनुष्य, है ना, मानवता वाले गुण को समझ सके। थर्ड क्या है, बालकों के प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क, मतलब कि वो प्रकृति को बहुत ही सेंटर में रखते थे कि बालक को प्रकृति के साथ संपर्क में रहकर सिखाया जाना चाहिए। और देखिए आज ये कमी है, हम लोग इन्वायरमेंट को लेके उतना नहीं सोचते हैं। ये जो सरकार की पॉलिसी आती है उसमें बहुत सी कमी दिखती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट को जब नज़रअंदाज करते गए तो आज उसी का परिणाम है क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन जो हम लोग के सामने है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। ठीक है ना, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, ये उस समय बता रहे हैं कि बच्चों को प्रकृति के संपर्क में रखकर सिखाइए, ताकि बच्चों को प्रकृति के प्रति इमोशनल या बच्चे सेंसिटिव हो सके। ठीक है ना, वो प्रेम करे नेचर से। लेकिन ये हमारी एजुकेशन की एक कमी रही है जिसे हम लोग समझ नहीं सके, और वो उस समय वो बात कर रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को नगरों की अनैतिकता, यानी कि वो बोलते कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स है, उनको नगरों यानी समाज की जो अनैतिकता है, ठीक है ना, गंदगी, भीड़, उसे दूर रख के एजुकेशन शांत माहौल दे के इनको पढ़ने देना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, इनको शिक्षा देना चाहिए, ऐसा कुछ। फिर क्या है, शिक्षा राष्ट्रीय होना चाहिए का ये बात करते हैं, जो भारत के पास्ट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखकर एजुकेशन हो। वैसे ही शिक्षा का उद्देश्य वो मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जिसमें बच्चा क्या कर सके, वो इंडिया की भूत के बारे में जान सके, यानी पास्ट और फ्यूचर के बारे में उसको जानकारी हो। ठीक है, भारतीय दर्शन के प्रमुख विचारों को वो समझ सके, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर क्या था, भारतीय समाज की पृष्ठभूमि और विचारधारा का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, ये वो मानते थे। प्रत्येक बालक में संगीत, चित्रकला, अभिनय
योग्यता होती है। यहाँ पर बालक का ऐसी बात नहीं कर रहे, बालिकाओं की। और सोचिए उस समय वो बात कर रहे जब महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था, और खासकर महिलाओं और दलितों को। उस समय वो बात कर रहे कि बालक और बालिकाओं दोनों को जो जिस योग्यता में वो पूर्ण है या विधि पूर्वक उनकी योग्यता का विकास करना चाहिए। मातृभाषा को वो मानते थे कि मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये अच्छा था, क्योंकि होता क्या है ना कि जो बच्चे होते हैं ना वो शुरू से मातृभाषा को समझते हैं, और ऐसे में मातृभाषा में एजुकेशन प्राप्त करते या करेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी सीखेंगे, चीज़ों को जल्दी ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, ये वो कहना चाह रहे थे। मतलब कि बच्चों को और सच्ची शिक्षा बालकों को स्वतंत्र प्रयासों से ही प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, और अनंत मूल्य की प्राप्ति विदेश भाषा से संभव नहीं है। अनंत मूल्य की प्राप्ति विदेश भाषा से संभव नहीं है, ऐसा वो मानते थे। मातृभाषा का इसलिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा देखिए आजकल हो क्या रहा है, आजकल अच्छा चीज़ है कि कोई बच्चा है वो अपनी मातृभाषा जो उसका मदर टंग है वो जानता है और इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हर बालक, हर बच्चा वो इंटरेक्ट कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है ना, इसलिए एक तो उसका मातृभाषा हो गया और दूसरी इंग्लिश हो गया, जो कि हर एजुकेशन में आज अप्लाई होता भी है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के बजाय, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पुस्तकों का ही ज्ञान हो, पुस्तक का ज्ञान इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन उनका कहना था कि पुस्तकों के बजाय, ठीक है ना, प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट सोर्स से ज्ञान प्राप्त के अवसर देना चाहिए, वो मानते थे। और क्या है, बालकों को उत्तम भोजन की बात कर रहे थे उस समय। सोचिए आप, और हम लोग का देखिए सरकार कितनी पीछे है कि 1995 में मिड डे मील पूरे ऑल इंडिया में लागू किया जाता है। जब ये बात इतने पहले बोल रहे हैं कि बच्चों को, जो बालक जो स्टूडेंट्स है, उनको क्वालिटी फूड्स प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास हो सके। शिक्षण पद्धति का आधार वास्तविक बातें होनी चाहिए, रियलिस्टिक बातें, है ना, अंधविश्वासी वाली बात नहीं, इसका कोई जोड़ तोड़ ना हो। प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक आदर्श, समाज में कैसे रहना है, कैसे सीखना है, क्या करना है, ये बातें होनी चाहिए। परंपरा, प्रथाओं, रीति रिवाजों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो वो करिकुलम में इन सभी बातों को भी शामिल करना चाहते थे, ताकि क्या हो, शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सके। बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, वो बालक को मानते थे कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे अध्यात्मवाद की ओर बालक अग्रसर हो। ठीक है, और फिर क्या है, बालक का जन्म प्रकृति और मनुष्य दोनों संसार में होता है। यदि वो प्रकृति के गोद में भी है और मनुष्य के गोद में भी है, तो और मनुष्य तो प्रकृति के गोद में है ही, तो उनका आकर्षण बनाए रखे। यानी कि जो बच्चे हैं ना, वो मनुष्य के प्रति उनका आकर्षण और प्रकृति के प्रति, यहाँ पर प्रकृति का मतलब आप यह मत सोचिए कि सिर्फ पेड़ पौधों का बात हो रहा है। यहाँ रहने वाले प्रकृति में जितने भी जानवर, जीव जंतु है, उनके बारे में भी बात हो रहा है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि वो उस समय वो बात कर रहे हैं, यदि इनके शिक्षाओं को, इनके विचारों को यदि हम लोग अपनाते, तो आज कितने जानवर जो क्या है, समाप्त, विलुप्त होने के कगार पे है, आज वो ऐसा नहीं हो पाता, जो बच के रहते। ठीक है ना। शिक्षा बालकों में उच्च कोटि की धार्मिक भावना जागृत करनी चाहिए, यानी कि वो उच्च कोटि की धार्मिक भावना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि वो बात कर रहे कि मेरा देश, मेरा धर्म सबसे महान, सबसे सच्चा, कुछ ऐसा नहीं। वो बात कर रहे कि एक धार्मिक भावना जागृत करनी चाहिए जिसमें क्या हो, मानवता का कल्याण छिपा हो, यानी कि मानव के कल्याण के बारे में बात किया जाना चाहिए। मानव के कल्याण को सेंटर में रखना चाहिए, केंद्र में रखना चाहिए, ताकि पूरे समाज का, पूरे दुनिया का कल्याण हो सके। ठीक है, तो ये था इसके इनके शिक्षा का उद्देश्य। अब करिकुलम को लेकर ये क्या बोलते हैं, तो करिकुलम को लेकर ये बात करते हैं ना कि करिकुलम ऐसा हो जिससे बच्चा का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, यानी कि संपूर्ण विकास हो सके। एक मनुष्य
सच में मनुष्य बन पाए, ना कि एक जानवर बन के रह जाए। क्योंकि मनुष्य दो चीज में अद्भुत है, एक तो उसके पास विवेक है, और विवेक सत्य को खोज निकालता है, क्या सही है क्या गलत है उसका पता विवेक से ही चल पाता है। और दूसरा है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यही वो मानते थे कि प्रमुख उद्देश्य क्या है, जीवन की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना। और ये कब होगा, जब हम लोग करिकुलम को उस लायक बनाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य आपका ये है, आपका इंड्स है कि साध्य मेरा ये है, ये चीज़ है, लेकिन जब तक आप उसके लिए एक बेहतरीन साधन नहीं बनाएंगे तब तक लिए क्या उस चीज़ को आप, उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे, कभी नहीं आप अचीव कर पाएंगे। यानी कि यदि आपका कोई गोल है तो आपको साधन बनाना ही पड़ेगा बढ़िया, ताकि आप उस गोल तक पहुंच पाए। तो वो करिकुलम क्या था, जिस शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना है तो करिकुलम को उस हिसाब से तैयार करना ही पड़ेगा। इसी चीज़ को वो मान कर चल रहे थे। टैगोर ने अपनी शांति निकेतन और बाद में विश्व भारती में विषयों के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान, यानी पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, विभिन्न विषय शामिल होना चाहिए। ठीक है ना, विभिन्न क्रियाएं शामिल होनी चाहिए, एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए। ये इनका मानना था रविंद्रनाथ टैगोर जी का। जैसे कि विषय, सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नेचुरल साइंस, साहित्य। ठीक है ना, एक्टिविटीज़ क्या थी, जैसे बागवानी, भ्रमण करना, अभिनय, ड्राइंग, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें। और आज भी ऐसा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को और इन्हेंस्ड किया जाए, बच्चों को और सिखाया जाए और बेहतर बनाया जाए। जैसे क्या होता है कि आज भी देखने को मिलता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि समाज सेवा, खेल कूद आदि। सोचिए, एक बच्चा शुरू से ही समाज सेवा सीखेगा तो क्या उसके अंदर समाज के प्रति पॉजिटिव भावना नहीं आएगी? क्या समाज के प्रति वो सेंसिटिव होगा कि नहीं होगा? समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, हर चीज़ के प्रति वो सेंसिटिव होगा। तो इन चीज़ों की वो बात करते, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें अपनाकर शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। अब क्या है, तो हाँ, अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था और करिकुलम क्या था, करिकुलम को लेकर इनके विचार क्या था। अब देखिए 1930 की बात है, जब रविंद्रनाथ टैगोर रूस जाते हैं, वो देख के चकित हो जाते हैं कि वहाँ की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था थी ना, अद्भुत। मतलब वहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा था। वहाँ प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया जा रहा था। ठीक है ना, किसानों और कामगारों ने शिक्षा के मामले में इतनी भारी प्रगति कर ली थी, ये खुद रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि 150 सालों में हमारे सबसे उच्च तबकों ने भी इसकी तुलना में ऐसा कुछ नहीं किया था। उच्च तबके मतलब अपर कास्ट की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि उस समय एजुकेशन का हक एक तो दलित को था नहीं, और ऊपर दूसरी तरफ महिलाओं को नहीं था। अपर कास्ट को एजुकेशन का राइट्स था। और उस माहौल में क्या होता था, वो बता रहे कि जो हमारे जो उच्च तबके के लोग हैं ना, उनसे 150 साल आगे एजुकेशन के मामले में है। कौन? रूस। वो देख के चकित हो जाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, 3 दशकों की योजना अपना देखिए। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में आता है, जो किस पे, वो बुनियादी शिक्षा की बात करता है, जबकि पूरी दुनिया प्राथमिक शिक्षा की ओर, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, पश्चिमी देश हो गया, वो प्राथमिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही थी। 3 दशक हमने क्या किया, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अवसरों में काफ़ी कम प्रगति की। यानी कि ये हमने 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है। हमने उन्हें अच्छा एजुकेट नहीं किया, उनको अच्छा सुशिक्षित नहीं किया, अच्छे से उनके पढ़ाइयों पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज उसी का परिणाम है। यदि आप चाहते हैं कि विश्व गुरु बनना, ठीक है, कोई भी देश बन सकता है विश्व गुरु। हर देश का एक सपना होता है कि पूरा वो लीडरशिप करे पूरा दुनिया का। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही है, चाइना का भी है, अमेरिका का भी है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है ना यार। उसके लिए 2 काम सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो एजुकेशन, यानी शिक्षा के बगैर वो होता नहीं है कि आप सपना देख लिए और, लेकिन सपना तो सपने ही हो जाएगा ना। तो पहला तो आपको शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन करना पड़ेगा आपको।
और दूसरा क्या, आपको हेल्थ जो कि बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। और दुख की बात है कि इतने सालों में ना तो इंडिया एजुकेशन में उतना अच्छा कर पा रहा और ना ही आपको हेल्थ में। आप देखिए सरकारी स्कूलों को लगता है कि वो बीमार है, देख के दूर से लगता है कि बीमार स्कूल है ऐसा। और आप प्राइवेट स्कूलों को देखिए, देखने के बाद लगता है कि यार शायद होटल भी फेल हो जाए इन लोगों के सामने। तो हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड पंचवर्षीय योजना आया 1956 में, हम लोगों ने उसमें भी बुनियादी शिक्षा को हम लोगों ने महत्व दिया। ऐसा नहीं है कि बुनियादी शिक्षा खराब है चाहे बहुत ही बुरा है, लेकिन अच्छा होता है कि हम लोग प्राथमिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ते, है ना। क्योंकि बुनियादी शिक्षा थोड़ा सा रूहानी टाइप का है, और इसने जो खास कर जो कमज़ोर तबके के जो लोग थे, जो महिला थी, उनको तो और इसने पीछे किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सजेशन हो तो आपका ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपके कमेंट्स को मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।